गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पार्ट थर्ड के 12वें पेपर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब हम राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहे हैं। आपका पहली विचारधारा या सिलेबस की इसके बहुत से बिंदु हमने देखे हैं। कल हमने जहां बात अपनी छोड़ी थी कि राष्ट्रवाद एक वरदान के रूप में कैसे एक देश के लिए साबित होता है, आज बात करेंगे कि अनेकों बार इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट या इसके अभिशाप भी सामने आते हैं। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको राष्ट्रवाद के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, नकारात्मक पहलू हैं, उनके बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। लेक्चर की जब ये सीरीज हमने शुरू की थी तब मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति समर्पण सिखाता है, अपने देश में विद्यमान अन्य संस्कृतियों का सम्मान करना सिखाता है, अपने देश की भाषा के विकास करता है, सभ्यता संस्कृति के साथ समायोजन या एडजस्टमेंट सिखाता है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अपने देश में तो ठीक है, लेकिन आपके आसपास के जो अन्य देश हैं उनके प्रति आपका रुख कैसा रहेगा। यही वो अंतर है जो उदार राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद को अलग अलग करता है। आप यदि पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की कहानियों को पन्ने पलट कर देखेंगे ना, तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि आखिर इसके पीछे एक ही तत्व काम कर रहा था, वो था उग्र राष्ट्रवाद, जो ये माने बैठा था कि हम श्रेष्ठ नहीं हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं इसीलिए हम दुनिया को अपनी इस सर्वश्रेष्ठता का परिचय ज़रूर देंगे और दुनिया का एक कर्तव्य है कि वो हमारी बात माने। आप यदि भारत के इतिहास को देखें, ख़ास तौर से जो हमारा आधुनिक इतिहास है, तो भारत में ब्रिटिशर्स एक लंबे समय तक इस दावे पर कायम रहे कि तुम्हारे पास सभ्यता, संस्कृति, लोकतंत्र, प्रशासन कैसे बनता है, कैसे चलता है, ऐसा ना तो अनुभव है ना कोई सोच है, और हम दरअसल तुम पर जो हुकूमत कर रहे हैं तुम्हारे हित के लिए। एक टर्म उस समय इस्तेमाल की गई थी, वाइट मैन्स बर्डन, सफ़ेद लोगों का बोझ। ये तुम्हारा बोझ नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लाभ के लिए है। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि राष्ट्रवाद के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, नकारात्मक पहलू कौन से हैं, उन पर। पहला, राष्ट्रवाद प्राय शोषण और स्वार्थ के साधनों पर आधारित होता है। आप 14वीं और 15वीं शताब्दी के बाद के इतिहास को देखें। यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है, और बड़े ताज्जुब वाली बात है ये, क्योंकि अमेरिका तो सब बना ही नहीं है। दुनिया में आधुनिक काल के जितने उपनिवेश हुए हैं वो सारे के सारे यूरोपीय शक्तियों के हैं, जो अपने आप में छोटा सा महाद्वीप है, आपका देश है, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता है। तो ऐसा क्या हो गया था कि आप दूसरे देशों पर कब्जा करने लगे उपनिवेशवाद के नाम पर? हम भी उसमें शामिल थे भाई। शुरुआत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी करने आई थी, और व्यापार तो गलत काम नहीं होता, लेकिन फिर यहाँ की हालत देखकर आपने यहाँ पर हुकूमत क्यों स्थापित की, और बड़े लंबे संघर्ष के बाद आप यहाँ से गए। ऐसा क्या था? वजह वही थी
कि राष्ट्रवाद मूलतः शोषण और स्वार्थ पर आधारित होता है। आप लोगों ने गांधी को पढ़ा है, मैं वहां से इस बात को जोड़ता हूं कि एक बार एक पत्रकार ने गांधी जी से पूछा कि ब्रिटिशर्स भारत में क्रमिक सुधार कर रहे हैं, 1909 का अधिनियम ला चुके हैं, 1919 का भी आ गया, आगे भी करेंगे। ये बात 1935 के अधिनियम से पहले की बात चल रही है। तो आखिर आपको फिर जब ये सुधार कर ही रहे हैं और धीरे धीरे भारतीयों को शासन में भागीदार बना ही रहे हैं, क्रमिक सुधार किए जा रहे हैं, तो फिर आज़ादी के पीछे कितना क्यों पड़े हैं? उस वक्त गांधी जी ने एक बहुत ही दूरदृष्टि वाला जवाब दिया था। उन्होंने ये कहा था कि लोगों को लगता है कि मैं भारत की आज़ादी के लिए इतना चिंतित हूँ, इतना लड़ रहा हूँ, ये बात सही है, गलत नहीं। लेकिन दुनिया के देशों को भी मेरे साथ आना चाहिए, वो इसलिए कि भारत से जो संसाधन ब्रिटेन को प्राप्त होते हैं वो अपने अन्य उपनिवेशों पर कंट्रोल उन्हीं के माध्यम से कर पाता है। जिस दिन भारत ब्रिटेन से आज़ाद हो गया, ब्रिटेन अपने दुनिया भर के उपनिवेशों को अपने नियंत्रण से खो बैठेगा। और ये बात अक्षर सही साबित हुई। भारत की आज़ादी के बाद ब्रिटिश साम्राज्य, चाहे वो अफ्रीका में था, लैटिन अमेरिका में था और जगह में था, ताश के महल की तरह बिखर गया था। वजह राष्ट्रवाद के विकास के नाम पर, कहीं भाषा के विकास के नाम पर, कहीं संसाधनों के विकास के नाम पर, कहीं तकनीक देने के नाम पर, कहीं धर्म के प्रचार के नाम पर राष्ट्रवाद के रूप में शोषण को प्रेरित किया गया और किया भी गया। जैसे यहाँ पर मैं रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कथन आपसे शेयर करता हूँ, आप चाहे तो नोट कीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के उदार राष्ट्रवाद के प्रणेताओं में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने इसकी व्याख्या की है, उनकी पुस्तक भी है राष्ट्रवाद के नाम पर। वो कहते हैं, राष्ट्रवाद एक समूची जाति का संगठित स्वार्थ है, एन ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द होल पीपल। ये उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, ये साबित किया कि आप भारत में कोई भारत के इंटरेस्ट के लिए रुके हुए नहीं हैं, आपके अपने स्वार्थ हैं, उन्हें आप यहां रहकर पूरा कर रहे हैं। अगला बिंदु, राष्ट्रवाद। हमने जब कल बात की थी तब ये कहा था कि राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयतावाद का प्रेरक है, लेकिन यदि इसकी अभिशाप को देखें तो आप पाएंगे कि राष्ट्रवाद वो अवधारणा है जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद के पनपने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रवाद के पीछे एक श्रेष्ठता की भावना आ जाती है, और श्रेष्ठता की भावना दूसरी व्यवस्थाओं को समझने में या उनकी अच्छाइयों को जानने में थोड़ा पीछे खींच लेती है। फर्क ये पड़ता है कि जब अंतर्राष्ट्रीयतावाद के नाम पर कोई नियम, कायदे, कानून, व्यवस्थाएं बननी शुरू होती हैं तो अलग अलग राष्ट्र अपने राष्ट्रवाद को लेकर बीच में आ जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनके सिद्धांत अधिकाधिक माने जाएं। और समस्या ये आती है कि सारे के सारे यही कोशिश करते हैं, तो फिर किसकी अवधारणा को तवज्जो दी जाए, यहां आकर बात अटक जाती है। जैसे प्रोफेसर जोसेफ एक राजनीति शास्त्री हुए हैं, उनका कहना है राष्ट्रवाद एक भयानक सिद्धांत है और विश्व के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। ये देखिए, बात बड़ी महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक है। अपने देश के विकास की कोशिश हर देश करता है, करनी भी चाहिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन जब आपके देश का विकास किसी दूसरे देश के हाथ पर खड़ा हो तो क्या उसको विकास माना जाना चाहिए? ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में वैवाहिक रूप से एक बाधा खड़ी करता है। अगला बिंदु,
राष्ट्रवाद सैन्यवाद और युद्ध को जन्म देता है। देखिए, चाहे अपनी सीमाओं का विस्तार हो, संसाधनों में वृद्धि हो या अन्य कार्य हों, उन कार्यों को करने के लिए यदि राष्ट्रवादी तत्व अपना विस्तार करते हैं तो एक मजबूत सेना और एक शक्तिशाली जवाब देने की क्षमता आपके पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसका अप्रत्यक्ष या परोक्ष असर सामने ये आता है कि जो देश राष्ट्रवाद की बात करते हैं उनकी जो सैन्य ताकत है वो औरों की तुलना में बढ़ाई जाती है, और जब सैन्य ताकत बढ़ाई जाती है तो इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि वो युद्धों को प्रोत्साहित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपने पढ़ा होगा, जब कोई एक देश सैन्यीकरण करता है तो उसके प्रत्युत्तर में दूसरा भी करेगा, क्योंकि आखिर संप्रभुता या सुरक्षा राष्ट्र का पहला कर्तव्य है। और ये जो शस्त्रों की दौड़ आपसी हो जाती है, ये आगे जाकर युद्धों में परिवर्तित होने में अनेक बार देर नहीं लगाती, जल्दी बढ़ जाती है। अगला बिंदु, राष्ट्रवाद का एक अप्रत्यक्ष परिणाम साम्राज्यवाद होता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि अपने संसाधन, अपनी क्षमता और अपने विकास के प्रदर्शन और विस्तार के लिए अनेक बार ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे देश के संसाधनों, क्षमताओं पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तो ये हस्तक्षेप प्रत्यक्ष हुआ करता था, किसी देश पर कब्जा कर लेना, उसके संसाधनों को छीन लेना। लेकिन 70-80 के दशक के बाद, 1970s के बाद खास तौर से बात मैं कर रहा हूँ, जब से व्यापार राष्ट्रीय शक्ति का मुख्य तत्व बनकर उभर कर सामने आया है, तो ऐसे में दूसरे देश की क्षमताओं को, उसके कच्चे माल को और उसको स्वयं एक बाजार के रूप में विकसित करने की जो भावना है, ये बलवती हुई, बहुत बड़ी है। और इसका इम्पैक्ट सामने ये आया है कि साम्राज्यवाद, जिसको हम कहते हैं आर्थिक साम्राज्यवाद, दूसरे देश की नीतियाँ अपने मुताबिक बनवा लेना, उसके राजनीतिक मसलों में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना, बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से उस देश की व्यवस्था पर कंट्रोल स्थापित करना, ये आप देखेंगे ये पूरी दुनिया का एक कॉमन सिंड्रोम बनकर रह गया है। तो ये भी बिंदु महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रवाद का परिणाम साम्राज्यवाद के रूप में या इंपीरियलिज्म के रूप में उभर कर सामने आता है। दूसरी बात, अगला बिंदु, एक मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की नई परिकल्पना है जो 80 और 90 के दशक में दी गई थी, आज वो जारी है। उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता सिद्धांत। उदाहरण लीजिए, आपके सामने देता हूँ। खाड़ी के जो देश हैं, जो तेल उत्पादक राष्ट्र हैं, वो एरिया, वो क्षेत्र दुनिया का सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि तेल के रूप में उनके पास दुनिया की चाबी है। ऑयल जो है वो एनर्जी का एक मेन सोर्स है, मुख्य एक तत्व है, उसके बगैर दुनिया चल नहीं सकती, उस पर उनका नियंत्रण है, उनके पास संसाधन है, तो उनके पास संपन्नता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए, वो ये है कि विकसित देशों ने तेल को निकालने की, उसे साफ करने की, उसको बेचने की, उसकी व्यवस्थाएं अन्य तय करने की, ये तकनीक उन्हें आज तक नहीं दी है। वो आज भी विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि आपके पास कुआं तो है लेकिन रस्सी बाल्टी नहीं, और जिसके पास है वो आपको नहीं दे रहा। इसका आशय ये है कि राष्ट्रवाद जो है, अंतर्राष्ट्रीय, ये अपने राष्ट्रवाद अपने नकारात्मक रूप में आत्मनिर्भरता के स्थान पर निर्भरता के सिद्धांत पर स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, कि जो देश आप पर निर्भर है वो निर्भरता उसकी तब तक रहे जब तक कि आपके हित पूरे हो रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि किसी अन्य देश को अपने अप्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने के लिए तेल की कीमतें, वस्तुओं की मात्रा, व्यवस्थाएं
इनमें संकट आते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देकर बात खत्म करता हूँ अपनी आज की। आपने देखा होगा कि जो बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अभी हाल ही में निर्णय किया है कि अफगानिस्तान से जो अमेरिकी फ़ौजें हैं वो वापस लौटेंगी। कुछ महीने में इस काम को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इसके बाद से उस क्षेत्र में एक बड़ी हलचल मच रही है। भारत भी उसमें इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान भी। भारत की दिलचस्पी ये है कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की बहुत सी कंपनियां अपना बहुत सा पैसा वहाँ लगा चुकी हैं, और जिससे तालिबान वहाँ दोबारा से उठा रहे हैं। ये अमेरिकी फ़ौज की वापसी वहाँ पर एक गृह युद्ध की स्थिति न ले आए, और यदि ऐसा हुआ तो भारत को उसमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है यदि वहाँ पर हमारी एक निर्णायक भूमिका ना रही तो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद आत्मनिर्भरता के स्थान पर निर्भरता के सिद्धांत को ज़्यादा पोषित करता है। ये इसका एक नकारात्मक पक्ष है। धन्यवाद।